गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो कल आपने लास्ट टाइम टॉपिक किया था, टॉपिक आपका था चैप्टर नंबर फर्स्ट फिजिकल वर्ल्ड को लेकर। और उसमें जो आपने किया वहाँ पर आपने किया था वहाँ पर साइंस, फिजिक्स, यूनिफिकेशन, फाल्सिफिकेशन और साथ में रिडक्शन या रिडक्शनिज्म, इनके डेफिनेशंस आपने वहाँ पर की थी। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, टॉपिक नंबर सेकंड चैप्टर का स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स की हमने यहाँ पर बात करनी है। ठीक, अब देखिए वहाँ पर जो आपके पास में बताया गया है, वी कैन गेट सम आइडिया ऑफ स्कोप ऑफ फिजिक्स बाई लुकिंग एट इट्स वेरियस सब डिसिप्लिन्स सब डिसिप्लिन्स की आपने यहाँ पर बात की है। ठीक, बेसिकली देयर आर टू डोमेन्स ऑफ इंटरेस्ट। देखिए ध्यान से देखिए आपके पास में क्या है, आपके पास में वहाँ पर बताई गई है टू डोमेन्स ऑफ इंटरेस्ट। और जो दो डोमेन्स आपके इंटरेस्ट की वो क्या क्या होंगी, एक आपके पास में वहाँ पर रहेगी कौन सी, मैक्रोस्कोपिक, और एक आपके पास में क्या होगी, माइक्रोस्कोपिक। ये हमने कल भी डील किया था मैक्रो और माइक्रो को, और आज भी आपका ये आया है मैक्रो और माइक्रो। अब जो मैक्रोस्कोपिक आपका है वो क्या रहेगा, जो मैक्रोस्कोपिक डोमेन आपका है वो किसको इंक्लूड करती है, फिनोमेनाज एट द लेबोरेटरी, टेरेस्ट्रियल एंड एस्ट्रोनॉमिकल स्केल्स ये वहाँ पर इन्वॉल्व करती है। मतलब जो आपका इसमें लेबोरेटरी स्केल होगा, टेरेस्ट्रियल स्केल पर बात की जाएगी या फिर एस्ट्रोनॉमिकल स्केल की बात की जाएगी, वो मैक्रोस्कोपिक डोमेन में आपका इंक्लूड होगा। अब ये देखिए ध्यान से समझिए, सोचिए इनके बारे में। ये सब स्केल आपका इसमें एक लार्ज स्केल की बात होती है। टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स आपका इसमें लार्ज ही होते हैं, स्मॉल साइज आपके नहीं होंगे। तो यहाँ पर बात होगी बड़े स्केल की। ठीक, और जो माइक्रोस्कोपिक डोमेन की बात होगी, किसकी बात होगी, माइक्रोस्कोपिक डोमेन, वो किसको इंक्लूड करेगी, वो इंक्लूड करेगी एटॉमिक, मोलिकुलर और न्यूक्लियर। जो एटॉमिक, मोलिकुलर और न्यूक्लियर आपका है, सबके सब आपके क्या हैं, सबके सब आपके वहाँ पर एक स्मॉल स्केल की बात वहाँ पर होगी। ठीक, इन सब फिनोमेनास को ये इंक्लूड वहाँ पर करेगा। अब यहाँ पर बात आपको बताया गया किसके बारे में, आपको बताया गया क्लासिकल फिजिक्स के बारे में। किसके बारे में बताया गया है, क्लासिकल फिजिक्स के बारे में। और ये किसके साथ डील करती है, क्लासिकल फिजिक्स जो आपका है वो डील करेगी किसके साथ, मेनली विद द मैक्रोस्कोपिक फिनोमेना के साथ में। किसके साथ डील करेगी, मैक्रोस्कोपिक फिनोमेना के साथ में ये डील करेगी। और किससे इंक्लूड करेगी, इंक्लूड ये करेगी वहाँ पर जो सब्जेक्ट्स मेरे होंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट मेरे पास में वहाँ पर जो रहेंगे। पहला सब्जेक्ट अगर मैं कहूँ मैकेनिक्स, दूसरा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, तीसरा ऑप्टिक्स, और फिर साथ में आपका है थर्मोडायनेमिक्स। जो क्लासिकल फिजिक्स में आपका है वो क्या क्या है, वो है मेरे पास में मैकेनिक, इलेक्ट्रोडायनेमिक, ऑप्टिक्स और थर्मोडायनेमिक्स। मैकेनिक्स देखिए क्या होगा, मैकेनिक्स आपके पास में क्या रहेगा, मैकेनिक्स आपके पास में जो है ये वहाँ पर क्या है, ये वहाँ पर मोशन के रिगार्डिंग आपका होगा। किसके रिगार्डिंग, मोशन की। जो भी आपके पास में वहाँ पर क्या होंगे, न्यूटन्स के लॉज होंगे, सब इसके साथ आपके, सब इसके अंदर आपके इंक्लूड होंगे। ठीक, या यूँ कहोगे न्यूटोनियन मैकेनिक्स आपकी पूरी की पूरी आपकी मैकेनिक्स के अंदर आएगी। अब जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स आपका है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स आप पढ़ोगे 12th क्लास में, और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में आपके पास में चार्जेस की स्टडी को इन्वॉल्व किया जाएगा। ठीक, ऑप्टिक्स आपका है, जो ऑप्टिक्स टॉपिक पे आप पढ़ोगे 12th क्लास में, जिसमें लाइट आपकी इन्वॉल्व होगी। लाइट एज अ पार्टिकल और एज अ वेव वहाँ पर आपने डील करनी है। लेकिन जो थर्मोडायनेमिक्स आपका है ये होती है स्टडी ऑफ हीट, और ये स्टडी ऑफ हीट जो आपका होता है ये आपने 11th क्लास में ही पढ़ना है। ठीक, जो नेक्स्ट आपका वहाँ पर मैकेनिक्स फाउंडेड ऑन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एंड द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज कंसर्न्ड विद द मोशन और इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल्स, रिजिड एंड डिफॉर्मेबल बॉडीज एंड जनरल सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। ठीक, देखिए जो आपका इसमें यहाँ पर क्या बताया गया है, जो मैकेनिक्स आपका है वो कहाँ से आपका, अभी मैंने आपको बताया था, वो न्यूटन्स के लॉज के अकॉर्डिंग आपका ये रहेगा। ठीक, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में आपके पास में कंसल्ट किया जाएगा मोशन के साथ में। जो आपके किसका मोशन की बात आप करोगे, पार्टिकल्स की बात हो, रिजिड की बात हो, या डिफॉर्मेबल बॉडीज हो, या फिर जनरल सिस्टम आपके पास में हो पार्टिकल्स का। अब रिजिड बॉडी आपके पास में यहाँ पर बात की थी रिजिड की। देखिए रिजिड वो होता है जो अपनी शेप चेंज नहीं करता किसी भी फोर्स के कारण। ठीक,
और डिफॉर्मेबल बॉडीज आपके वो होते हैं जो इन पर एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स के कारण वो अपनी शेप को चेंज कर जाते हैं या डिफॉर्म वहाँ पर ये हो जाते हैं। एंड जनरल सिस्टम्स ऑफ पार्टिकल्स, और सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की बात अगर हम करें तो हम पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। आपका जो इस बुक का लास्ट चैप्टर, सेकंड लास्ट चैप्टर होगा, उसमें आपको उसमें पार्टिकल्स का सिस्टम आएगा। ठीक। और जो नेक्स्ट आपके पास में है द प्रोपल्जन ऑफ रॉकेट, किसकी बात की गई है? द प्रोपल्जन ऑफ रॉकेट बाय जेट ऑफ ejected gases, propagation of water waves or sound wave in air, the equilibrium of a bent rod under a load, etc. are problems of mechanics। देखिए जो आपके पास में है रॉकेट का वहाँ पर लॉन्च होना या फिर कहो कि रॉकेट का छोड़े जाना, जब वहाँ पर क्या करता है अपने अंदर से गैसें बाहर निकालता है, उन गैसों के कारण वो जो आगे की तरफ उसको थ्रस्ट लगता है तो वो वहाँ से वो चलता है। प्रोपेगेशन ऑफ वाटर वेव एंड साउंड वेव्स, अब जो वाटर और साउंड वेव की बात होंगी, वाटर वेव देखिए आपके पास में क्या रहेगा, वहाँ पर अगर मैं किसी काम वाटर के अंदर या फिर जो पानी शांत है बिल्कुल, किसी भी तालाब का है पानी, वो वहाँ पर अगर उसमें मैं एक पत्थर डाल दूँ तो वो उसके अंदर वेव क्रिएट होंगे, तो उनका जो वहाँ पर वाटर वेव बनेंगे। साथ में साउंड वेव, जो आप बोलते हो 9th क्लास में भी आपने पढ़ा था, जो वेव वहाँ से बनते हैं वो साउंड वेव आपके कहलाते हैं। ठीक। तो जो साउंड वेव आपका है वो मीडियम में प्रोपेगेट करता हुआ आप तक पहुँचता है, या जब आपने बोला तो किसी और तक ये पहुँचता है। ये सब डीलिंग आपके पास में किसकी है? ये सब आपके पास में मैकेनिक्स के अंदर इन्वॉल्व आपके पास में होंगी। और इक्विलिब्रियम की बात आपने की है, किसकी बात की है? इक्विलिब्रियम ऑफ अ बेंट रोड अंडर अ लोड। देखिए जब कोई एक रोड लिया है, मान लीजिए आपका ये रोड है यहाँ पर, और इसको आपने यहाँ पर ऐसे रखा है किसी भी एजिस के ऊपर, और यहाँ पर आपने इस पर एक लोड लगा दिया है, तो ये यहाँ पर जो बेंडिंग शो करेगी, क्या इसका जो इक्विलिब्रियम होगा वो सब आपके पास में मैकेनिक्स का पार्ट होगा। अब जो नेक्स्ट आपके पास में है, क्या बताया गया है? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स डील्स विद इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फेनोमेना एसोसिएटेड विद चार्ज एंड मैग्नेटिक बॉडीज़। अब इलेक्ट्रोडायनेमिक्स जो आपका है ये वहाँ पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फिनोमेनास को इन्वॉल्व करता है, चार्जेस का इसके अंदर सबसे मेन पार्ट होता है। 12th क्लास में फर्स्ट बुक का कंप्लीट पार्ट आपके पास में इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का ही है। आपके पास में पहले चार्ज रेस्ट पर होगा, फिर चार्ज आपका मोशन में होगा, फिर आपके पास में मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और फिर आपके पास में वहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कॉन्सेप्ट आएगा। ठीक। Its basic laws were given by Coulomb, Oersted and Ampere and Faraday। जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के बेसिक लाज थे वो किसने वहाँ पर दिए हैं? कुलाम, ओरस्टेड, एम्पियर और फैराडे ने वो लाज आपको दिए हैं। एंड एनकैप्सुल्ड बाय मैक्सवेल, और मैक्सवेल ने बड़ा रोल प्ले किया वहाँ पर, उसने सब लाज को मैथमेटिकल फॉर्म में लेकर वो आया है, एक ऐसा सेट बनाया है उसने इक्वेशंस का जहाँ से आप कंप्लीट इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को डील कर सकते हो। इन हिज फेमस सेट ऑफ इक्वेशंस द मोशन ऑफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, द रेस्पॉन्स ऑफ अ सर्किट टू एन AC वोल्टेज और सिग्नल, द वर्किंग ऑफ एन एंटीना। जो नेक्स्ट आपके पास में वहाँ पर क्या बताया गया है? द प्रोपेगेशन ऑफ रेडियो वेव्स इन द आयनोस्फेयर एक्सेट्रा आर प्रॉब्लम्स ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। देखिए जो आपको बताया गया यहाँ पर कौन कौन से, मोशन ऑफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर, मोशन ऑफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, किसकी बात की गई है? बात की गई यहाँ पर आपके पास में किसकी? मोशन ऑफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में जो करंट कैरिंग कंडक्टर आपका मूव करता है तो उसके कारण उस पर क्या अफेक्ट होगा, ये आपने 10th क्लास में पढ़ा था। और क्या अफेक्ट था आपके पास में? वहाँ पर बनता है आपके पास में, बात आती है किसकी? इंड्यूस्ड वो करंट की और इंड्यूस्ड वोल्टेज की। ठीक। द रेस्पॉन्स ऑफ अ सर्किट टू एन AC वोल्टेज सिग्नल, जो सर्किट मेरा है, सर्किट आप पढ़ चुके हो, बेसिक पढ़ चुके हो सर्किट का, लेकिन आपने वोल्टेज वहाँ पर जो लगाई थी वो AC नहीं थी, लेकिन जो AC सिग्नल आपका लगेगा तो उसके कारण जो रेस्पॉन्स होगा सर्किट का वो भी आपके पास में इसी के अंदर आएगा। और उसके बाद क्या आपके पास में? उसके बाद वहाँ पर है द वर्किंग ऑफ एन एंटीना, किसकी वर्किंग की बात करेंगे? एंटीना की वर्किंग की हम वहाँ पर बात करेंगे। देखिए जो आपके पास में प्रोपेगेशन होता है, कम्युनिकेशन होता है, उसमें एंटीना का बड़ा रोल है। ठीक। द प्रोपेगेशन ऑफ रेडियो
वेव्स। साथ में क्या बताया गया है, इन द आयनोस्फेयर, आयनोस्फेयर में जो रेडियो वेव आपके प्रोपेगेट करेंगे इनके बारे में भी हमने इसके अंदर डील करना है। सबके सब आपके पार्ट आएंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के। ठीक, अब जब बात होगी किसकी, ऑप्टिक्स की। ऑप्टिक्स बेसिकली आपके पास में क्या है, स्टडी ऑफ लाइट आपकी होती है। ऑप्टिक्स आपके पास में वो होती है ब्रांच आपके फिजिक्स की जो डील करती है, स्टडी करती है किसके साथ, लाइट के साथ। डील विद द फिनोमेना इन्वॉल्विंग लाइट, द वर्किंग ऑफ टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप, द वर्किंग ऑफ टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप, कलर्स एग्जिबिटेड बाय थिन फिल्म्स एक्सेट्रा। ठीक, जो कलर्स वहाँ पर एग्जिबिटेड होंगे किसके कारण, थिन फिल्म्स के कारण, ये सब इसके अंदर आपके पास में आएंगे। आर टॉपिक्स इन ऑप्टिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, जो बात करेंगे हम किसकी, थर्मोडायनेमिक्स। इन कॉन्ट्रास्ट टू मैकेनिक्स डज नॉट डील विद द मोशन ऑफ द बॉडीज एज अ होल। ये जो मोशन के साथ डील करेगी वो एज अ होल नहीं डील करेगी ऑब्जेक्ट्स के मोशन को, मतलब जिसमें कंप्लीट बॉडी ही आपकी मोशन करती है ऐसा कुछ नहीं होगा वहाँ पर। रेदर इट डील विद द सिस्टम ऑफ मैक्रोस्कोपिक इक्विलिब्रियम एंड इज कंसर्न्ड विद चेंजेस इन इंटरनल एनर्जी, टेम्परेचर, एंट्रोपी एक्सेट्रा। देखिए जो आपको बताएगा यहाँ पर, ये क्या करेगी वहाँ पर, ये डील करेगी वहाँ पर किसके साथ, मैक्रोस्कोपिक इक्विलिब्रियम और उनके चेंजेस के साथ। और चेंजेस आपके होंगे इंटरनल एनर्जी, टेम्परेचर और एंट्रोपी के अंदर हमने इसको देखना है। और द सिस्टम थ्रू एक्सटर्नल वर्क एंड ट्रांसफ़र ऑफ हीट, किसके कारण होगा ये, एक्सटर्नल वर्क और ट्रांसफ़र ऑफ हीट के कारण ये वहाँ पर रहेगा। द एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन्स एंड रेफ्रिजरेटर्स, द डायरेक्शन ऑफ फिजिकल। देखिए साथ में ये देखते हैं यहाँ पर जो एफिशिएंसी होगी किसकी, हीट इंजन की, और साथ में होगी किसकी, रेफ्रिजरेटर्स की। हीट इंजन आपके पास में वहाँ पर क्या करते हैं, हीट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं मैकेनिकल एनर्जी में। रेफ्रिजरेटर उसका बिल्कुल रिवर्स होता है, या यूँ कहा जाए कि हीट इंजन आपके पास में हीट ट्रांसफ़र करते हैं कहाँ से कहाँ, टू लो टेम्परेचर पर, और आपके पास में रेफ्रिजरेटर लो टू हाई पर। ठीक, द डायरेक्शन ऑफ अ फिजिकल और केमिकल प्रोसेस एक्सेट्रा। ठीक, आर प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरेस्ट इन थर्मोडायनेमिक्स। जो नेक्स्ट आपके पास में बात होगी किसकी बात करेंगे अब, ये बात ही थी आपके पास में मैक्रोस्कोपिक लेवल की। ठीक है, जो बात हम करें किसकी, माइक्रोस्कोपिक डोमेन की, माइक्रोस्कोपिक डोमेन ऑफ फिजिक्स की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं। डील विद द कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर एट द माइन्यूट स्केल ऑफ एटम्स, एट द माइन्यूट स्केल ऑफ atoms and nuclei, and even lower scale of lengths, and their interaction with different probes such as electrons, protons, and other elementary particles. ठीक, देखिए जो माइक्रोस्कोपिक आपके पास में डोमेन होगी, कौन होगी, माइक्रोस्कोपिक जो डोमेन होगी, ये एटम न्यूक्लियाई, उनका इंट्रैक्शन डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड अदर एलिमेंट्री पार्टिकल्स जो आपके हैं उनके साथ ये डील करेगा। अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की अगर हम बात करें या न्यूट्रॉन की बात करें, आपको ऑलरेडी पता है वो आपके पास में एटम के पार्ट हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल हैं आपके एटम के, और बहुत स्मॉल स्केल पर ये बात की जाती है। तो कहीं ना कहीं माइक्रोस्कोपिक आपके पास में लो लेवल या लो स्केल की आपके पास में स्टडी होती है। ठीक, जो नेक्स्ट आपका है वहाँ पर, classical physics is inadequate to handle this domain and quantum theory is currently accepted as proper framework for explaining microscopic phenomena. Overall, the edifice of physics is beautiful and imposing, and you will appreciate it more as you pursue the subject. देखिए जो आपको बताया गया है, क्लासिकल फिजिक्स जो आपका था इनएडिक्वेट टू हैंडल दिस डोमेन, मतलब क्लासिकल फिजिक्स आपकी यहाँ पर क्या है, अप्रोप्रिएट नहीं है इस सब बातों को डील करने के लिए। तो वहाँ पर कॉन्सेप्ट किसका आएगा, कॉन्सेप्ट आएगा क्वांटम थ्योरी का। तो क्वांटम थ्योरी आपकी एक्सेप्ट की गई है माइक्रोस्कोपिक लेवल के लिए। ठीक, अब जो यहाँ पर आपके पास में नेक्स्ट है वो देखिए, यू कैन नाउ सी दैट द स्कोप ऑफ फिजिक्स इज ट्रूली वास्ट। जो स्कोप होगा फिजिक्स का वो बहुत बड़ा होगा।
It covers a tremendous range of magnitude of physical quantities like length, mass, time, energy, etc. At one end, it studies phenomena at the very small scale of length 10 power minus 14 meter or even less, involving electrons, protons, etc. At the other hand, at the other hand, it deals with astronomical phenomena at the scale of galaxy or even at the entire universe, whose extent is of the order of 10 power 26 meter. ठीक, the two length scales differ by a factor of 10 power 14 or even more. The range of time scales can be obtained by dividing the length scale by the speed of light 10 power minus 22 second to 10 power 18 second. The range of mass goes from 10 power minus 30 kilogram to 10 पावर 35 किलोग्राम, सॉरी 55 किलोग्राम। ठीक, अब देखिए पहले इसको डील कर लेते हैं। जो आपको बताया गया यहाँ पर क्या बताया गया है, जो फिजिकल क्वांटिटीज आपके होंगे लेंथ, मास, टाइम, एनर्जी, इसके अकॉर्डिंग वहाँ पर रेंज बताने की आपको बात की गई है, स्कोप बताने की आपको वहाँ पर बात की गई। देखिए एक एंड है स्टडी का स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को लेकर, किसको लेकर, स्मॉल स्केल को लेकर आपके पास में ये है। और स्मॉल स्केल कितना, 10 पावर माइनस 14 मीटर का। ठीक, जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स को इन्वॉल्व करता है 10 पावर माइनस 14 मीटर। देखिए आपके पास में वहाँ पर क्या होता है, ये होता है वहाँ पर आपके पास में क्या, ये आपके पास में न्यूक्लियस का वहाँ पर क्या रहेगा, न्यूक्लियस का आपके पास में साइज होता है। ठीक, और दूसरे एंड की अगर बात करें, एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमेना आपके पास में वहाँ पर हो सकते हैं। गैलेक्सीज के स्केल को इन्वॉल्व करेगा, उससे भी बड़ा स्केल आपके पास में इन्वॉल्व होगा जो पूरे यूनिवर्स को साथ रखेगा, और वो कितना होगा, 10 पावर 26 मीटर की हम बात करें। ठीक, अब जो दो लेंथ है आपके 10 पावर माइनस 14 मीटर और 10 पावर 26 मीटर, अगर आप इनका गैप देखते तो 10 पावर 14 मीटर आपको मिलेगा। कितना मिलेगा, 10 पावर 14 आपके पास में ये रहेगा। आप एक काम करना, 10 पावर 26 को डिवाइड कर देना 10 पावर 14 से, 10 पावर 40 आपको यहाँ पर आंसर में मिलेगा, जो दिखाएगा कि आपके पास में एक स्केल दूसरे स्केल का इतने टाइम बड़ा है। ठीक, और जो आपके पास में वहाँ पर है, जो नेक्स्ट आपके पास में बताया गया है, दो आपके पास में रेंज होगी टाइम की, किसकी बात करेंगे, टाइम स्केल की बात हम करेंगे। और उसको हम कैसे कर सकते हैं, जो आपके पास में लेंथ स्केल होता है उसको डिवाइड कर सकते हैं आप वहाँ पर किसके अकॉर्डिंग, स्पीड ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग। और ये आपके पास में 10 पावर माइनस 22 सेकेंड टू 10 पावर 18 सेकेंड आपके पास में रेंज रहेगी टाइम की। और जो रेंज रहेगी मास की वो कितनी होगी, रेंज होगी मास की आपके पास में 10 पावर माइनस 30 किलोग्राम जो मास होगा एक इलेक्ट्रॉन का, और 10 पावर 55 किलोग्राम मैक्सिमम होगा जो मास होगा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का। जो ऑब्जर्वेबल आपका पास में यूनिवर्स है उसका मास है 10 पावर 55 किलोग्राम, और जो आपके पास में मास है इलेक्ट्रॉन का जो सबसे छोटा माना जाता है उसका मास होगा 10 पावर माइनस 30 किलोग्राम। अब देखिए कहाँ पर 10 पावर माइनस 30 किलोग्राम और कहाँ पर 10 पावर 55 किलोग्राम, बहुत बड़ा गैप है, और ये दिखाता है कि वहाँ पर आपके पास में बहुत बड़ी रेंज है मासेस की। ठीक, अब जो नेक्स्ट आपके पास में बताया गया है, फिजिक्स इज़ एक्साइटिंग इन मैनी वेज। टू सम पीपल द एक्साइटमेंट कम फ्रॉम द एलिजेंस एंड यूनिवर्सलिटी ऑफ इट्स बेसिक थ्योरीज, फ्रॉम द फैक्ट दैट अ फ्यू बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड लॉज कैन एक्सप्लेन फिनोमेना कवरिंग अ लार्ज रेंज ऑफ मैग्नीट्यूड of physical quantities. To some others, the challenge in carrying out imaginative new experiments to unlock the secret of nature, to verify or refute theories is thrilling. देखिए जो यहाँ पर बताया गया आपको टॉपिक क्या है मेरे यहाँ पर, एक्साइटमेंट क्यों है हमारा फिजिक्स का, एक्साइटिंग आपके पास में क्यों है ये फिजिक्स आपकी एक्साइटिंग है बहुत से वेज में। देखिए जो बताया गया पहले, कुछ पीपल हैं जो वहाँ पर एक्साइटेड हैं, उनके अंदर एक्साइटमेंट है किस बात को लेकर, इस बात को लेकर कि जो आपके पास में जो एलिजेंस एंड यूनिवर्सलिटी ऑफ इट्स बेसिक थ्योरीज, फ्रॉम द फैक्ट दैट अ फ्यू बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड लॉज कैन एक्सप्लेन फिनोमेना कवरिंग अ लार्ज रेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। देखिए जो आपके पास में बेसिक लॉ होते हैं
वो ला पूरे के पूरे यूनिवर्स को डिफाइन कर सकते हैं, उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसलिए आपके पास में एक्साइटमेंट होता है। अगर मैं बात करूँ न्यूटन्स के लॉ की, न्यूटन का जो ग्रेविटेशन लॉ है ये कंप्लीट यूनिवर्स में इक्वल लाइकली आपका होल्ड होता है, कहीं पर भी इसका फाल्सिफिकेशन नहीं आता है। ठीक। और जो दूसरे आपके बारे बताए गए हैं, सम अदर्स द चैलेंज इन कैरिंग आउट इमेजिनेटिव न्यू एक्सपेरिमेंट्स टू अनलॉक द सीक्रेट ऑफ नेचर। देखिए जो आपके पास में सीक्रेट होते हैं नेचर के, क्योंकि हमने बताया था फिजिक्स आपके पास में क्या है, फिजिक्स आपके पास में ब्रांच है साइंस की, वो जो डील करती है नेचर और नेचुरल फिनोमेना के साथ में। ठीक। तो उस नेचुरल फिनोमेना जो आपके हैं, जो नेचर आपका है, पूरा का पूरा नेचर आपको नहीं पता कैसा है, लेकिन उसके बारे में जानने के लिए आप क्यूरियोसिटी आपके अंदर बहुत है, आपके अंदर इमेजिनेशन पावर बहुत है। तो जो आपके इमेजिनेटिव आइडियाज़ होते हैं, आपके जो नए एक्सपेरिमेंट होते हैं, उन सीक्रेट्स को, उन नेचर के सीक्रेट्स को अनलॉक करने के लिए, ये सब आपके पास में वहाँ पर एक्साइटमेंट क्रिएट करता है। टू वेरीफाई और रीफ्यूट थ्योरीज इज थ्रिलिंग। जो आपके पास में रिजल्ट्स थे उनको वेरीफाई करना, और अगर कोई उनके अंदर प्रॉब्लम है तो उनको फिर दोबारा से फ्रेम उनका करना। एप्लीकेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फिजिकल लॉज टू मेक यूजफुल डिवाइसेस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग पार्ट एंड रिक्वायर्स ग्रेट इंजीनियरिटी एंड परसिस्टेंस ऑफ द एफर्ट। देखिए जो आपको बताया गया है, जो एप्लीकेशन और एक्सप्लॉयटेशन आपके पास में होंगे फिजिकल लॉज के, वो क्या बनाते हैं, यूज़फुल डिवाइसेज आपके वहाँ पर वो बनाते हैं। ठीक। और वो इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग पार्ट होते हैं किसका, जो भी थ्योरीज आपके हैं उनका, जो लॉज आपके हैं उनका, मतलब लॉज थ्योरीज को ओबे करते हुए आप वहाँ पर नए नए टूल बनाते हो, नई डिवाइसेस क्रिएट करते हो, और वो आपके पास में बहुत ज़्यादा वहाँ पर क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा आपके पास में वो वहाँ पर एक्साइटिंग होती हैं, एक्साइटमेंट वो क्रिएट करते हैं। व्हाट लाइज बिहाइंड द फिनोमेनल प्रोग्रेस ऑफ फिजिक्स इन द लास्ट फ्यू सेंचुरीज। देखिए जो आपसे पूछा गया, यहाँ पर क्या पूछा गया है, वो क्या आपके पास में वहाँ पर फिनोमेनाज लाए हैं, वो कौन से आपके पास में लाज हैं, ठीक, फिजिक्स के अंदर, जिनमें वो उसने वहाँ पर प्रोग्रेस किया लास्ट फ्यू सेंचुरीज में। देख, द ग्रेट प्रोग्रेस यूजुअली का accompanies changes in our basic perceptions. First, it was realized that for scientific progress, only qualitative thinking, thought, no doubt important is not enough। देखिए जो आपको बताया गया यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ आपकी क्वालिटेटिव थिंकिंग होना तो खैर ज़रूरी है, ठीक, और थॉट्स, ये आपके पास में कोई डाउट नहीं रखना, ये बहुत आपके पास में ज़रूरी है, लेकिन इतना ही आपके पास में ज़रूरी नहीं, इज़ नॉट एनफ, इससे कहीं ज़्यादा आपने आगे निकलना है। और वो क्या है, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट इज़ सेंट्रल टू द ग्रोथ ऑफ साइंस। क्वालिटेटिव की बजाय क्या होना चाहिए, क्वांटिटेटिव भी होना चाहिए। क्वांटिटेटिव का मतलब है कि एक स्पेसिफिक क्वांटिटी भी आपके पास में वहाँ पर होनी चाहिए, ठीक, क्वालिटी के साथ में क्वांटिटी भी ज़रूरी है। स्पेशली फिजिक्स बिकॉज द लॉज ऑफ नेचर हैपन टू बी एक्सप्रेसिबल इन प्रेसिस मैथमेटिकल इक्वेशंस। कि देखिए जितने भी लॉज हमारे पास में आएंगे, हम उन सब लॉज को मैथमेटिकल इक्वेशन में या मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन में उनको लेकर आएंगे। द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंसाइट वाज दैट द बेसिक लॉज ऑफ फिजिक्स आर यूनिवर्सल। और जो बेसिक लॉज आपके फिजिक्स के होते हैं वो क्या होते हैं, वो यूनिवर्सल होते हैं। यूनिवर्सल लॉज वो होते हैं जो पूरे यूनिवर्स में आपके होल्ड होते हैं, पूरे यूनिवर्स में आपके एप्लीकेबल जो होते हैं। द सेम लॉज अप्लाई इन वाइडली डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। लास्टली द स्ट्रेटजी ऑफ अप्रोक्सीमेशन turned out to be very successful. Most observed phenomena in daily life are rather complicated manifestations of the basic laws. Scientists recognize the importance of extracting the essential feature of a phenomena from its less significant aspect
It is not practical to take into account all the complexities of a phenomena in one go. A good strategy is to focus first on the essential features, discuss the basic principles, and then introduce corrections to build more refined theory of the phenomena. For example, a stone and a feather dropped from the same height. A stone and a feather dropped from a same height do not reach the ground at the same time. ठीक, the reason is that the essential aspect of phenomena, namely free fall under gravity, is complicated by the presence of air resistance. To get the law of free fall under gravity, it is better to create a situation wherein the air resistance is negligible. We can, for example, let the stone and the feather fall through a long evacuated tube. In that case, the two objects will fall almost at the same rate, giving the basic law that the acceleration due to gravity is independent of the mass of the object. ठीक, with the basic law, thus we found that we can go back to the feather, introduce the correction due to air resistance, modify the existing theory, and try to build a more realistic theory of objects falling to the earth under gravity. की अगर हमने यहाँ पर बात करनी है, देखिए जो आपको बताया गया जितनी भी थ्योरीज आपके थे, उन थ्योरीज को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं उनके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है। तो उन थ्योरीज को आपने वेरीफाई करवाने के लिए क्या करना है, आपने उनको देखी जो भी प्रॉब्लम आती है वो सिचुएशन देखनी कि किस में वो प्रॉब्लम आती है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल बताया गया कि इसका बात की गई स्टोन और फीदर की, मतलब एक पत्थर आप लीजिए और एक पंख आप लीजिए, अगर आप उनको सेम हेड से डालते हो तो आप ये पाओगे दोनों एक साथ एक टाइम पर नहीं गिरते हैं अर्थ के सरफेस पर, ग्राउंड पर। क्यों? क्योंकि एयर रेजिस्टेंस वहाँ पर इन्वॉल्व होता है। एयर रेजिस्टेंस क्या करता है, रेजिस्टेंस आपका फीदर पर ज़्यादा लगेगा, स्टोन पर कम लगेगा, क्योंकि स्टोन का मास ज़्यादा है और फीदर का मास कम है। तो उसके कारण ये होगा कि स्टोन और फीदर आपके एक टाइम में नीचे नहीं गिरेंगे, बल्कि अनइक्वल टाइम में ये दोनों नीचे गिरेंगे। उसके बाद में अगर आप वहाँ पर ये देखा जाए तो इस कॉम्प्लिकेशन को अवॉइड करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप वहाँ पर एक इवैक्यूएटेड ट्यूब बनाइएगा। इवैक्यूएटेड ट्यूब आपका उसमें वो ट्यूब होगा जिसमें किसी भी टाइप का एयर रेजिस्टेंस नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर वैक्यूम आपका होगा, कोई भी मीडियम आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा, एयर आपकी नहीं होगी। और तब भी फिर आप उनको डालिएगा एक साथ, आप ये पाओगे कि सेम रेट पर आपके पास में वो वहाँ पर गिरेंगे। तो यहाँ से एक जो बात आपके पास में बेसिक लॉ था आपके पास में ग्रेविटी का, वो क्या था, ग्रेविटी आपकी इंडिपेंडेंट होती है ऑब्जेक्ट के मास पर, ये वेरीफाई आपके पास में हो जाएगा। अदरवाइज आप ये सोचोगे कि स्टोन का मास ज़्यादा था, फीदर का मास कम था, इस कारण से स्टोन पहले आया और फीदर बाद में आया। ऐसा नहीं है, क्योंकि ग्रेविटी आपके मास इंडिपेंडेंट होती है ऑब्जेक्ट के। ठीक, तो मेन आपके पास में प्रॉब्लम थी एयर रेजिस्टेंस को, तो एयर रेजिस्टेंस आप रिमूव कर दीजिए। आप वहाँ पर पाओगे क्या, आप ये पाओगे कि आपके पास में वहाँ पर रिजल्ट मॉडिफाई हो जाएगा। आपका बेसिक लॉ कभी भी वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। बेसिक लॉ आपके बिल्कुल ठीक रहते हैं, उनमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक, अब जो आपके ने अभी टॉपिक पढ़ा, क्या पढ़ा है, स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। ये टॉपिक आसान है, मुश्किल है नहीं, ध्यान से सुनिए, पढ़िए। एक बार आपको समझ में ना आए तो आप रिपीट कर करके इसको देखिए। जो नेक्स्ट आपका पार्ट है फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। जो फिजिक्स होती है वो टेक्नोलॉजी और सोसाइटी, उन तीनों के साथ में कैसे कनेक्टेड, मतलब फिजिक्स का कनेक्शन टेक्नोलॉजी के साथ में, फिजिक्स का कनेक्शन सोसाइटी के साथ में हमने इसके अंदर डील करना है, और ये करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।